अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में वो कहते हैं कि हम ना एलिमेंट्री कैनाल की पहले बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल वो रास्ता होता है, ये उन्होंने आपकी डायग्राम बनाई हुई है, हम हर चीज़ इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो रास्ता जहाँ से आपका खाना गुजर के जा रहा है ना, उसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ, पहले आपका खाना ओरल कैविटी में आएगा। ओरल कैविटी क्या है? आपका जो माउथ है ना, ये माउथ है, माउथ के पीछे खाली जगह है, आप जहाँ पे आपकी ज़ुबान पड़ी हुई है, आपके दांत हैं, ठीक है, इसको सारी ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी से खाना आगे आएगा आपका कहाँ पे, ये मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी डायग्राम सही क्लियर नज़र नहीं आ रही। अगर ये हमारा एक ह्यूमन बींग है खूबसूरत सा, जिसकी हम बात करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना, ये आपने ना दो बातें समझनी है। ये नोज़ है, नोज़ के पीछे, आपके नाक के पीछे भी खाली जगह है, जिसको नेज़ल कैविटी कहते हैं, और आपके मुंह के पीछे जो जगह है ना, इसको ओरल कैविटी कहते हैं, ठीक हो गया। ये दो कैविटीज़ मौजूद है यहाँ पे। ये दोनों कैविटीज़ पीछे आके मिल जाती हैं, पीछे आके ना दोनों मिल जाएंगी, ऐसे करके पीछे आके दोनों मिल गई हैं। ये वाली जो थी, ये नेज़ल कैविटी थी नाक के पीछे, ठीक, और ये मुँह के पीछे, इसको ओरल कैविटी कहते हैं। माउथ के पीछे है, ये माउथ है आपका, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको पता है कि यहाँ से आप सांस जो आप नाक से लेते हो, तो यहाँ से हवा अंदर जा रही है, ठीक, और खाना आप मुंह से खाते हो, तो ये यहाँ से खाना आपके अंदर जा रहा है, ये खाना है, ठीक है। खाने को हम चलो ब्लैक से बना लेते हैं, ये आपने खाना खाया है, ठीक है। अब खाना जो है आपका यहाँ से आगे एंटर करेगा, तो ये बाद में क्या होता है, पहले तो रास्ता मुख्तलिफ है हवा का, पहले हवा नोज़ से एंटर करेगी नेज़ल कैविटी में, ठीक है, और खाना आपका माउथ से एंटर करेगा ओरल कैविटी में। लेकिन बाद में एक रास्ता आता है जहाँ से, वो कॉमन रास्ता है, वहाँ से हवा ने भी गुजरना है, वहाँ से खाने ने भी गुजरना है, दोनों के लिए वो कॉमन रास्ता है। इस कॉमन रास्ते को फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स मतलब गला, ठीक हो गया, ये फेरेंक्स है। फेरेंक्स क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत पूछते हैं एमसीक्यू वगैरह में। कॉमन पैसेज है फॉर द फूड एंड एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये एमडी कैट लेवल तक पूछी जाती है बात बच्चों से, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, ठीक हो गया। अच्छा, ये वो रास्ता है, ये वाला, ठीक है, जहाँ से खाने ने भी, आपका जो यहाँ से खाना आ रहा है उसने भी यहीं से गुजरना है, और जो यहाँ से हवा आ रही है उसने भी यहाँ से गुजरना है, ठीक। अब आगे जाके दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। अब खाना कहेगा मैं अपने अलग रास्ते में जाऊँगा, हवा कहेगी मैं अपने अलग रास्ते में जाऊँगी। ये दो पाइप बन गए, एक आगे वाला पाइप, एक पीछे वाला पाइप। जैसे कि आप गर्दन में आपने देखें, हाथ आप गर्दन में आपने टच करके देखें, तो आपको ऊपर नीचे ना कुछ चीज़ ऊपर नीचे ऐसे नज़र आएगी, तो वो एक्चुअली आपका ट्रैकिया है। ट्रेकिया मतलब विंड पाइप। ये सारा भी आपने डिटेल में इसी में टॉपिक में पढ़ना है, ये मैं आपको पहले बोर्ड में समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये आपका ट्रेकिया विंड पाइप, जहाँ से आपकी हवा गुजरनी है, हवा का रास्ता ये हो गया, खाने का रास्ता ये हो गया, ठीक है। आप गर्दन में टच करो ना, आपको ये नहीं मिलेगा, इसको आप टच करते हो, इसके पीछे, ट्रेकिया के पीछे आपका ना फूड पाइप पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से खाने ने गुजरना है, इसलिए इसको फूड पाइप कहते हैं। और बायोलॉजी की ज़बान में इसको ईसोफेगस कहेंगे, ठीक हो गया। क्या कहेंगे इसको? ईसोफेगस, ठीक हो गया। क्यों ऐसा क्यों है, दोनों के लिए रास्ते क्यों अलग हो गए? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पे खाना आ जाता ना, यहाँ से खाना गुजरता, फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो ट्रेकिया जो है विंड पाइप, नाम से पता लग रहा है विंड हवा के लिए, यहाँ से हवा ने गुजरना है, फूड ने नहीं गुजरना। अगर बिलफर्ज यहाँ से फूड गुजर भी जाती तो क्या होना था, फूड यहाँ पे गुजर रही तो हवा आगे से गुजर ही नहीं पानी थी, इसने रास्ते ब्लॉक कर दिया। जब हवा आगे नहीं जा रही, हवा के अंदर ऑक्सीजन है, आपकी ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जिससे आपने ज़िंदा रहना है, अब ऑक्सीजन आगे नहीं जानी, इस बंदे की तो डेथ हो जानी थी। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया, थोड़ी देर के लिए सिर्फ फूड और एयर का एक रास्ता होता है, आगे जाके इन दोनों के रास्ते मुख्तलिफ हो जाने हैं। अब कभी भी फूड यहाँ से नहीं पास कर सकती, इसलिए कुछ लोग अगर बातें, खाना खाते वक्त वो बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर खाना उनके यहाँ पे गले में चला जाए ना, ठीक है, तो फिर एकदम खांसी आना शुरू हो जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो वो इवन उसे डेथ भी हो सकती है। क्यों डेथ हो जाएगी? क्योंकि खाना यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ से फूड ने, हवा आगे नहीं पास कर पाएगी, हवा नहीं आगे जाएगी, उससे ऑक्सीजन मिलनी थी, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आपकी तो डेथ हो जाएगी।
जी स्टूडेंट देखें अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत तरीके से इंसान को तख्लीक किया, ठीक है। तो हवा यहाँ से गुजरा करेगी, अब फूड यहाँ से गुजरा करेगी, तो ये खाने का रास्ता है जिसको फूड पाइप कहते हैं, ठीक हो गया। तो पहले हम ओरल कैविटी को डिटेल में पढ़ लें। अब हमने ना एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ना है। हमने ओरल कैविटी को डिटेल में पढ़ना है, हमने फेरिंग्स को डिटेल में पढ़ना है, हमने फूड पाइप, हमने ना हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं और खाना यहाँ से गुजरना नहीं है। तो इसके बाद हम तब करेंगे जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो अभी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी हम सिर्फ इसकी बात करेंगे जहाँ जहाँ से खाना गुजरता है। फिर हम ईसोफेगस को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। ये देखिए ईसोफेगस, खाना अब ईसोफेगस से आगे जाएगा स्टमक के अंदर, ठीक। स्टमक से खाना फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब आप कह रहे होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन तो इतनी बड़ी है, इसको स्मॉल क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा होता है। डायमीटर क्या है कि अगर मैं अंदर से देखूँ ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी सी है, तो डायमीटर छोटा है। लार्ज इंटेस्टाइन इतनी है, तो ये डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है एक्चुअली, ये अगर स्मॉल इंटेस्टाइन है ना तो इस चीज़ को डायमीटर कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से इतनी सी है, लार्ज इंटेस्टाइन अंदर से इतनी बड़ी है। तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है इसलिए उसको लार्ज कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है इसलिए इसको स्मॉल कहते हैं। लेकिन है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी, तभी तो इसको अल्लाह ताला ने ऐसे फोल्ड कर करके पेट में रखा हुआ है ताकि पूरी आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ी है। सही हो गया। अब खाना फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, फिर खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में नहीं तोड़ा, वो खाना फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से अब वो आगे आएगा, वक्ती तौर पर रेक्टम में स्टोर होएगा और रेक्टम में फिर जब हमें ज़रूरत होगी वॉशरूम में जाने की तो फिर वो एनस से बाहर निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ जगह हैं जहाँ से खाना नहीं गुजरा, जैसा कि मेरा लीवर है, यहाँ पर खाना नहीं कभी गया। मेरा स्टमक के पीछे पेनक्रियाज पड़ा हुआ है पत्ते की शक्ल वाला, याद है आपको, हमने पढ़ा था 9th क्लास में, पत्ते की शक्ल वाला ऐसे करके पेनक्रियाज होता है। तो ये पेनक्रियाज ना स्टमक के पीछे पड़ा होता है, तो उसमें भी कभी खाना नहीं जाता। तो वो ये लीवर क्या, इसी तरीके से यहाँ पे आपको ग्लैंड नज़र आ रहे हैं जिनको स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं, इनमें भी कभी खाना नहीं जाता। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, इन्होंने क्या करना है, अपनी चीज़ें अपनी अपनी स्क्रीशन बनानी है, ठीक है, और उनको बना के ना इसके अंदर रिलीज़ करते रहना है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। ये सारा एलिमेंट्री कैनाल है जो मैंने अभी आपको बताया जहाँ से खाना गुजर रहा है। तो उन्होंने लीवर ने अपनी स्क्रीशन बनानी है और स्मॉल इसी एलिमेंट्री कैनाल में डाल देनी है। पीछे जो पेनक्रियाज पड़ा उसने अपनी स्क्रीशन बनानी है, एलिमेंट्री कैनाल में डाल देनी है। स्लाइवरी ग्लैंड ने अपनी स्क्रीशन बनानी है और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाल देनी है। इस तरीके से इन्होंने इनको इसलिए इनको कहते हैं एसोसिएटेड ऑर्गन्स, असेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड को, लीवर को और पेनक्रियाज को हम कहते हैं असेसरी ऑर्गन। असेसरी मतलब ये वो ऑर्गन है जहाँ से खाना डायरेक्टली पास नहीं कर रहा, लेकिन असेसरी मतलब जो मददगार होते हैं, जो मदद कर रहे हैं, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल की मदद ज़रूर कर रहे हैं खाना हजम करने में, खाने को डाइजेस्ट करने में। कैसे कर रहे हैं वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, अपने अपनी स्क्रीशन बना के एलिमेंट्री कैनाल में डाल देनी है, इस तरीके से इन्होंने। और ये स्क्रीशन क्या करेंगी आगे हमने डिटेल में पढ़ना है, एक एक चीज़ डिटेल में पढ़नी है। वो कहते हैं जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो एक लंबी ट्यूब है बिल्कुल, और कुछ साथ में हेल्पर ऑर्गन्स हैं जिनको असेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। हेल्पर ऑर्गन्स मैंने आपको बताया, स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सारे हेल्पर ऑर्गन्स हैं, इन्होंने मदद करनी है, ठीक है। इनमें से खाना डायरेक्ट पास नहीं कर रहा, जहाँ जहाँ से खाना डायरेक्ट पास कर रहा है वो एक लंबी ट्यूब है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल की डेफिनेशन आ गई। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो रही है? माउथ से स्टार्ट हो रही है और एनस पे एंड हो रही है। बिल्कुल सही बात है, देखिए माउथ से स्टार्ट हुई और एनस पे जाके, ये लास्ट पे एनस पे जाके ख़त्म हो गई। तो ये उन्होंने बताया एक लंबी ट्यूब है जो मुंह से शुरू हुई, एनस पे ख़त्म होगी। और वो कहता है कि स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज, इन्होंने क्या करना है, अपने अपने जूसेस स्क्रीट करने हैं और उनको एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भेज देना है, और इस तरह इन्होंने डाइजेशन में मदद देनी है। वही बात, स्लाइवरी ग्लैंड ने, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये लीवर ने और पेनक्रियाज ने अपने अपने जूस रिलीज़ करने हैं और उन अपने अपने जूस बनाने हैं। कौन कौन से जूस है, जूस क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जब हर एक ऑर्गन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लीवर हमने अलग डिटेल में पढ़ना है, स्टमक अलग डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो इन्होंने अपने अपने जूसेस बनाने हैं और बना के उनको एलिमेंट्री के, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें रिलीज़ कर देना है। जब यहाँ पर रिलीज़ कर देना है तो और जब यहाँ पे आ जाएंगे ना जूसेस, तो यहाँ पे वो आके अपना काम करेंगे। यहाँ पे आके जो खाने के बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और इस तरह इन्होंने डाइजेशन में मदद देनी है। वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पीछे आपके एक्सरसाइज में भी आया हुआ है इसी चैप्टर की ना, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में क्या होता है, होती क्या ओरल कैविटी, आप वही बात मैंने आपको बताई, माउथ है, माउथ के पीछे जो जगह होती है इसको ओरल कैविटी कहते हैं। ये जो मैंने अभी बनाई माउथ के पीछे जो सारी जगह इसको ओरल कैविटी कहते हैं। अब मैंने इस ओरल कैविटी को डिटेल में पढ़ना है, इस ओरल कैविटी में क्या क्या हो रहा है, ठीक
ठीक हो गया। इस ओरल कैविटी में ना देखिए वो कहते हैं कि जो स्पेस बिहाइंड द माउथ है ना, इसको ओरल कैविटी कहते हैं या माउथ कैविटी कहते हैं, दोनों इसी के नाम है। अच्छा, अब आपको पता है इसी में ज़ुबान पड़ी हुई है ओरल कैविटी के अंदर, तो ज़ुबान जो होती है टंग, उससे आप टेस्ट लेते हो। क्यों टेस्ट लेते हो? क्योंकि टंग के ऊपर छोटे छोटे से ये टंग है मेरी, ठीक है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स मौजूद हैं। इन टेस्ट बर्ड्स ने आपको टेस्ट चीज़ों का करने में मदद देनी है। तो वो कह रहा है कि इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स, ओरल कैविटी में टंग है, ऑन द सरफेस ऑफ टंग उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्यों? फॉर द टेस्ट ऑफ फूड, जिससे आपको खाने का जायका आता है। सही हो गया। अब वो कहता है ओरल कैविटी के अंदर दो तरह की डाइजेशन होनी है, एक होनी है मैकेनिकल डाइजेशन, एक होनी है केमिकल डाइजेशन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है उसको हम देख लेते हैं। जी स्टूडेंट, डाइजेशन दो तरह की होती है, एक होती है मैकेनिकल, एक होती है केमिकल। डाइजेशन है क्या? बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में आपने तोड़ना है, ये डाइजेशन ना, और कुछ भी नहीं है बस। अच्छा, मैकेनिकल वो डाइजेशन होती है जिसमें आपने बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तो तोड़ दिया है, लेकिन अभी केमिकल बॉन्ड नहीं टूटे। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स अभी नहीं टूटे, इसमें केमिकल बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन, केमिकल बॉन्ड्स जो है ना वो अभी तक नहीं टूटे। ठीक हो गया। केमिकल डाइजेशन वो होती है जिसमें केमिकल बॉन्ड भी टूटते हैं। केमिकल बॉन्ड टूटने का क्या मतलब है? इसका मतलब है इसमें बस वैसे ही खाना जो है ना हमने दांतों से चबाया और चबाने से खाना खाने के बड़े बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में बन गए, बस ये मैकेनिकल डाइजेशन है। केमिकल में क्या होगा अलबत्ता कि वो केमिकल बॉन्ड टूटेंगे। केमिकल बॉन्ड का क्या मतलब है? वो जो स्टार्च था उसमें इस तरह था ना, स्टार्च हज़ारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे, हज़ारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल थे, तो केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड बना हुआ है एक ग्लूकोज का दूसरे ग्लूकोज के साथ, तो ये केमिकल बॉन्ड टूटेंगे, तो ये केमिकल डाइजेशन होती है। ठीक हो गया। तो ये बात आपने याद रखनी है। ओरल कैविटी में क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन भी होती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है, क्योंकि ओरल कैविटी में दांत मौजूद है ना, और दांतों से मैं खाना चबाऊंगी तो खाने के छोटे टुकड़े हो जाएंगे, तो वो मैकेनिकल डाइजेशन हो गई। तो ये बात लिख रहा है कि मैकेनिकल जो डाइजेशन होती है फूड की वो ओरल कैविटी में ही शुरू होती है। अच्छा, मैकेनिकल डाइजेशन में होता क्या है? आपके दांत काम करते हैं, दांतों ने कट करना है और ग्राइंड करना है, चीज़ों को चबा देना है, खाने को स्मॉलर पीसीस के अंदर, छोटे टुकड़ों में खाने को कन्वर्ट कर देना है। अब ओरल कैविटी के अंदर ना हमने ना हमारी खाने में ज़्यादातर हम तीन ही चीज़ें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, चावल दलिया, प्रोटीन मतलब गोश्त दालें, और लिपिड घी। हमने इन तीनों की बात करनी है। हमने देखना है कि ओरल कैविटी में कौन कौन सी चीज़ें डाइजेस्ट होंगी। ठीक है, ये जो ओरल कैविटी है यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटेंगे, फिर फेरेंक्स में क्या होगा, फिर इसोफेगस में कौन सी चीज़ टूटेगी, स्टमक में फिर कौन सी चीज़ टूटेगी, कौन से बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटेंगे, कार्बोहाइड्रेट के टूटेंगे, प्रोटीन के टूटेंगे, फैट के टूटेंगे। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन से मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटेंगे, ये हमने डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, अब आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, ओरल कैविटी में ना सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ओरल कैविटी में क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी, और ना प्रोटीन की ना ही लिपिड की, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की। यानी कि ठीक है, यानी कि रोटी दलिया ये कार्बोहाइड्रेट है, इनकी डाइजेशन होगी। डाइजेशन का मतलब है बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट की भी इंपॉर्टेंट बात है, पार्शियल डाइजेशन होगी। पार्शियल, बुक में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है पार्शियल केमिकल डाइजेशन, यही तो कीवर्ड्स होते हैं जो बोर्ड चेकर देख रहा होता है, क्या क्या इसने अल्फाज लिखे हैं। इसलिए तो मैं कहती हूँ वर्ड टू वर्ड याद करें, वर्ड टू वर्ड समझें और वर्ड टू वर्ड लिखें। ठीक है, पार्शियल केमिकल डाइजेशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? पार्शियल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब कि वो जो मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्टार्च ही खाती हूँ ना मैं रोटी खाती हूँ, दलिया खाती हूँ, स्टार्च है। स्टार्च, उस स्टार्च को हमने कम्प्लीटली ग्लूकोज मॉलिक्यूल में नहीं टूटा, ये तो बहुत बड़ा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो मैं आपको पहले बात समझा चुकी हूँ। ठीक है, इसको मैंने कम्प्लीटली नहीं तोड़ा, बल्कि थोड़ा सा तोड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब थोड़ा सा, मतलब इतना सा तोड़ दिया बस। ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, लेकिन कम्प्लीटली अभी नहीं तोड़ा, इसलिए अभी एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में इसको नहीं तोड़ा गया। हमारा तो अल्टीमेट मकसद यही है ना कि हमने एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, लेकिन अभी एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं बना, अभी सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल बने हैं बस। ठीक है, इनको मज़ीद आगे जाके हम तोड़ देंगे। अभी पार्शियल, इसलिए उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया पार्शियल केमिकल मतलब बॉन्ड टूट रहे हैं ना, ये देखें हम ये बॉन्ड केमिकल बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ये केमिकल बॉन्ड तोड़ा, ये केमिकल बॉन्ड तोड़ा, तो इसलिए उसने केमिकल डाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और पार्शियल, पूरी नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, आधी आधी हुई है, अभी छोटे छोटे मॉलिक्यूल इनको मज़ीद तोड़ना बाकी है अभी। जी स्टूडेंट्स, वही बात जो मैंने भी आपको समझाई, ओरल कैविटी में पार्शियल केमिकल डाइजेशन होगी, किनकी? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की। ओरल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होनी है बस। ठीक है, और ये कौन करता है? इसके लिए
3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड मौजूद हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्लाइवरी ग्लैंड वो होते हैं जिन्होंने आपका स्लाइवा बनाना है। स्लाइवा क्या होता है? आपके मुंह में थूक है, थूक लुआब जिसको कहते हैं, ये जो थूक होती है ना, इसको स्लाइवरी ग्लैंड ने बनाना होता है। ठीक है, अब ये 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड है। 3 पेयर्स का मतलब है टोटल 6 होंगे। तो बाजू को ये पूछ लेते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि टोटल स्लाइवरी ग्लैंड कितने हैं। 3 पेयर्स हैं। अगर 3 पेयर्स हैं तो इस पर आपने टिक करना है। अगर 6 स्लाइवरी ग्लैंड है तो 6 पे टिक कर देना है, क्योंकि 3 जो पेयर्स होंगे वो 6 ही तो टोटल होंगे ना। एक पेयर में 2 चीज़ होती हैं ना, तो 3 पेयर्स मतलब टोटल 6 स्लाइवरी ग्लैंड हैं। कहाँ कहाँ पे? एक ये देखें, ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है इसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये ना आपके कान के बिल्कुल आगे मौजूद है। ठीक है, एक कान के इस साइड पे और एक कान के इस साइड पे, 2 ये हो गए, और 2 ज़ुबान के नीचे मौजूद है। मतलब अगर मेरी इस तरह ज़ुबान है ना, तो एक ज़ुबान की इसके नीचे, एक ये वाली ज़ुबान के हिस्से के नीचे। ठीक हो गया, 2 ये हो गए, 4 हो गए, और 2 हमारे ये जो मेरे जॉ होता है ना इसके नीचे मौजूद होते हैं, तो उनको कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। आपके बुक में उन्होंने सिर्फ ये बात बताई हुई है कि 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, नाम नहीं उनके बताए हुए, को कहाँ पे होते हैं कुछ नहीं बताया। बस उन्होंने कहा है कि स्लाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स होते हैं। ठीक है, 3 पेयर्स मतलब टोटल 6 स्लाइवरी ग्लैंड है जिन्होंने स्लाइवा प्रोड्यूस करना है, वो थूक प्रोड्यूस करनी है। और वो स्लाइवा क्या होगा, यहाँ पे छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं, उन डक्ट्स के ज़रिए से वो स्लाइवा आपके मुंह में आ जाएगा, ओरल कैविटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और अब वो स्लाइवा उस फूड के ऊपर एक्ट करेगा जो मैंने खाना खाया मुंह के अंदर। क्या एक्ट करेगा? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यही तो वो देखना चाह रहे हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा अब वो कहते हैं, वही बात उसने लिखी है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट की मैंने भी बताया ना पार्शियल केमिकल डाइजेशन हो रही है, ये भी कौन कर रहा है? वो स्लाइवरी ग्लैंड ने जो स्लाइवा प्रोड्यूस किया ना, वही तो ये काम कर रहा है। ठीक है, और स्लाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, वो कह रहा है ये स्लाइवरी ग्लैंड ये अटैच्ड विद ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के साथ अटैच है, ओरल कैविटी के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, ये देखें, ओरल कैविटी के साथ अटैच्ड है, ये ओरल कैविटी के अंदर मौजूद नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अटैच टू द ओरल कैविटी, इसलिए उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और वो क्या कह रहा है? एंड सीक्रेट स्लाइवा, और इन स्लाइवरी ग्लैंड ने स्लाइवा स्क्रीट करना है। अब स्लाइवा क्या होता है उसको हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि स्लाइवा जो होता है ना, उसमें 3 चीज़ें मौजूद हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें मौजूद हैं? एक वाटर होता है, एक होता है म्यूकस, और एक एंजाइम होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपके स्लाइवा जो थूक है उसके अंदर मौजूद होती हैं। वाटर और म्यूकस का क्या काम होता है? इन्होंने आपके फूड को सोफन, नरम करना है, मोइस्ट करना है, इन्होंने आपके फूड को नरमो मुलायम कर देना है आपके फूड। ठीक हो गया, अब फूड आपकी नरमो मुलायम हो गई। एंजाइम, कौन सा एंजाइम मौजूद है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, चूँकि स्लाइवा से रिलीज़ हो रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम है स्लाइवरी अमाइलेज। ये आपने याद कर लेना नाम, अमाइलेज। ठीक, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो किस पे एक्ट करेगा? ये इस एंजाइम ने आना है और एक्ट करना है किसके ऊपर? हमारे कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे खाने में जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होनी है, बस यही तो मैंने आपको बताया। कोई प्रोटीन की नहीं, कोई फैट की नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होनी है। ठीक हो गया, तो इसने हमारे कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करना है। कौन से कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट करना है? स्टार्च, क्योंकि मेरी रोटी के अंदर स्टार्च होता है। ठीक हो गया, स्टार्च के ऊपर एक्ट करना है और स्टार्च को कन्वर्ट कर देना है किस में? स्टार्च क्या है? बड़े बड़े ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, बड़े बड़े ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे ही है ना, इसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देना है। अब आपको याद होगा माल्टोज क्या होता है, ये हमने बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको खुद पढ़ाया था। माल्टोज एक ओलिगोसेकेराइड है ना। ओलिगोसेकेराइड का मतलब है इसमें फ्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, कुछ ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे बस, ऐसे करके। तो बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया ना, तो ये डाइजेशन हो गई। तो इसलिए एक हमने चीज़ अभी डाइजेशन की देखी है जो ओरल कैविटी में हो रही है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार आपसे पूछेंगे कि स्लाइवा में कौन सा एंजाइम है? स्लाइवरी अमाइलेज। ये बात आपने रट लेनी है, भूलनी नहीं है। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, और वो एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करेगा? स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा। स्टार्च को किस में तोड़ेगा? माल्टोज में तोड़ेगा। ये बात उन्होंने पूछनी है आपसे। अभी माल्टोज बना है, माल्टोज में भी अभी 2 माल्टोज किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पे, ये हमने पढ़ा था। माल्टोज में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो अब इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया गया है। देख लेते हैं बुक में क्या यही लिखा हुआ है। देखिए, वो कहता है कि स्लाइवा के अंदर आपका वाटर है, म्यूकस है, 3 चीज़ें हैं ना, पानी, म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको स्लाइवरी अमाइलेज कहते हैं। ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेस्टिव एंजाइम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डाइजेशन कर रहा है ना। देखें, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रहा है, तो डाइजेशन कर रहा है, तो इसलिए इसको डाइजेस्टिव एंजाइम कह रहे हैं। और इसका नाम क्या एंजाइम का? स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम है। अच्छा, ये एंजाइम में हमने पढ़ा 3 चीज़ें हैं। वाटर और म्यूकस का क्या काम है? वाटर और म्यूकस ने क्या करना है?
मॉइस्चर नरम करना है फूड पीसेस को, खाने के टुकड़े को नरम मुलायम कर देना है। और तीसरी चीज़ हमारे पास स्लाइविया माइलेज थी, तो उसने क्या करना है, आपका जो खाने में स्टार्च था, जो रोटी थी, ठीक है, जो दलिया था, उसको तोड़ देना है। किस में तोड़ देना है? माल्टोज़ में तोड़ देना है। ये बहुत पूछेंगे आपसे, मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें। देखिए मैंने आपको बताया था, याद हो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। देखिए 9th और 10th आपस में रिलेटेड है, ठीक है। 9th में आपने पढ़ा था कि स्टार्च जो है ना एक पॉलीसेकेराइड है। ये मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। और पॉलीसेकेराइड हमने पढ़ा था टेस्टलेस होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये जो स्टार्च होता है ना, ये पॉलीसेकेराइड है, टेस्टलेस है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। मतलब आप आटा वैसे ही अगर मुंह से खाली कच्चा आटा टेस्ट करें ना, आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको मुंह में रखते हैं ना, तो वो चूँकि स्टार्च अब माल्टोज़ में कन्वर्ट हो गया है। और मैंने पढ़ा था कि माल्टोज़ जो होते हैं इनका स्वीट टेस्ट होता है, क्योंकि ओलिगोसेकेराइड्स जो पहले वाले मोनोसेकेराइड थे और जो दूसरे वाले ओलिगोसेकेराइड्स थे, याद करें, उनका टेस्ट होता था, बस आखिरी वाले का टेस्ट नहीं होता था। तो जैसे ही मैंने स्टार्च को मुंह में रखा, उसके ऊपर ये एंजाइम आया स्लाइविया माइलेज, उसने आके स्लाइविया माइलेज ने आके जैसे मेरे स्टार्च को, मेरे खाने के अंदर जो स्टार्च था उसको माल्टोज़ के अंदर तोड़ा ना, नज़र क्यों नहीं आ रहा, स्टार्च को जैसे ही माल्टोज़ में तोड़ा तो माल्टोज़ का मीठा मीठा टेस्ट आना शुरू हो गया। इसलिए जब खाने को मुंह में चबाते हैं ना, तब आपको मीठा टेस्ट आता है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि अब वो ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओलिगोसेकेराइड का तो टेस्ट होता है, ये तो हमें पता ही है। अच्छा, अब दोबारा स्टार्च को पढ़ लेते हैं। वही बात उन्होंने दोबारा 9th क्लास वाली रिपीट कर दी है। पॉलीसेकेराइड है, हमें पता है ये बात का तो। और ये मैनी पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड मीन ग्लूकोज। मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होते हैं, हज़ारों ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और माल्टोज क्या है? ये एक डाइसेकेराइड है। ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड है। डाई मीन्स 2, सेकेराइड मीन ग्लूकोज। इसका मतलब है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल है। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद अब स्वेलिंग प्रोसेस पढ़ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है? ओरल कैविटी आना है, ठीक है। तो ओरल कैविटी में आपने इधर तक लिखना है, ये सारा यहाँ तक आएगा, स्टार्ट से लेकर ना यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इसके आपने बहुत अच्छी अच्छी इसकी हेडिंग बन जाएगी। क्या हेडिंग बन सकती है? देखें, सबसे पहले आप हेडिंग बना लें, ओरल कैविटी की बना लें, उसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद टेस्ट बड्स की हेडिंग बना लें, मैकेनिकल डाइजेशन की बना लें, पार्शियल केमिकल डाइजेशन की हेडिंग बना लें, आप स्लाइवी ग्लैंड की बना लें, स्लाइवा की बना लें। जो जो हाईलाइटेड वर्ड है बस उनकी आप हेडिंग बनाते जाएँ। कोई लहजा से ज़्यादा स्पेशल हेडिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्वेलिंग पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्या होता है? वो कहता है कि अब आपने खाने को मुँह में रखा, दांतों ने फिजिकल डाइजेशन कर दी, और जो आपका स्लाइविया माइलेज था उसने पार्शियल केमिकल डाइजेशन कर दी। अब आपका बड़ा बड़ा खाने के मोलिक्यूल छोटे छोटे मोलिक्यूल में टूट चुके हैं, टूट गए। अब क्या होगा? अब मेरी ज़ुबान काम आएगी। ज़ुबान ने क्या करना है? उस फूड मैस को जो ओरल कैविटी के अंदर मौजूद है, मेरा खाना, उसका बोलस बना देना है। बोलस खाने के नवाले को कहते हैं, ठीक है। अब वो जो खाना छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट टूट के अब उसको एक बड़े से गोल से टुकड़े में कन्वर्ट कर दिया है, जिसको बोलस कहेंगे। मतलब ऐसे करके ये खाने का नवाला होता है, बोलस, ठीक। अब ये जो बोलस खाने का नवाला है ना, अब इसको स्वेलो किया जाएगा। स्वेलो का क्या मतलब होता है? खाना निगलने का क्या काम है? खाने का ओरल कैविटी से फेरेंक्स में चले जाना। ये मेरा ओरल कैविटी थी। ओरल कैविटी के बाद मैंने आपको बताया था एक जगह आती है जिसको फेरेंक्स कहते हैं, जो मैंने अभी पिछली डायग्राम बनाई थी। और मैंने कहा था फेरेंक्स में से, ओरल कैविटी में से जो फूड आएगी वो भी गुजरेगी, और जो नेज़ल कैविटी में से हवा आएगी वो भी गुजरेगी। तो अब जब खाना ओरल कैविटी से फेरेंक्स में जाएगा ना, ये हम खाना निगल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को स्वेलविंग कहते हैं। स्वेलो कर रहे हैं हम फूड, खाने का ओरल कैविटी से फेरेंक्स में जाना, ये स्वेलो है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब खाने को स्वेलो किया जाएगा कैसे? बाय पुशिंग इट इनटू फेरेंक्स। जब आपने खाने को धक्का मार के ओरल कैविटी से, ये ओरल कैविटी है, ये सारी ओरल कैविटी से जब आपने खाने को धक्का मार के पीछे फेरेंक्स में भेज दिया ना, ये स्वेलविंग है। इस तरह आपने खाने को स्वेलो कर लिया, निगल लिया, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं कि फॉर स्वेलविंग, स्वेलिंग के लिए क्या होता है? आपकी ज़ुबान काम आती है, टंग काम आएगी। टंग ने क्या किया? वो जो मेरा स्वेलिंग कैसी हुई? वो जो बोलस ऑफ फूड था, ये खुद ब खुद तो पीछे नहीं चला गया ना। आप खुद ही नोट करें, जब आप खाना खा रहे होंगे ना, तो आप अपनी ज़ुबान कभी ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी पीछे लेके जा रहे हैं, कभी ऊपर कभी पीछे। तो ये ज़ुबान क्या कर रही है? ये पहले बोलस बना रही है, बोलस बनाने के बाद उस बोलस को धक्का मार के पीछे भेज रही है। कहाँ पे भेज रही है? ये जो आपकी ज़ुबान है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग, इसने स्वेलिंग के प्रोसेस के लिए ज़ुबान ने क्या करना है? वो जो बोलस ऑफ फूड बना है, ये जो खाने का वाला बना है, इसको बैक ऑफ ओरल कैविटी में पीछे की तरफ धक्का मार के भेज देना है, ठीक हो गया। ये काम मेरी ज़ुबान ने किया है। अब वो जो खाना है, जब इसने ओरल टंग ने फूड को धक्का मार के पीछे फेरेंक्स में भेज दिया, अब खाना जो है फेरेंक्स में एंटर हो चुका है, ओरल कैविटी से फेरेंक्स में एंटर हो चुका है। और इस प्रोसेस को क्या कहा मैंने? स्वेलविंग। मैंने स्वेलविंग कर ली,
खाना ओरल कैविटी से फेरेंक्स में एंटर कर गया, ये फेरेंक्स है गला, ठीक है। तो इसका मतलब है स्वेलो कर लिया मैंने फूड को। तो वही कह रहा है वो जो आपने फूड स्वेलो कर लिया ना, खाना निगल लिया, अब वो खाना आपका फेरेंक्स में आ गया है। फेरेंक्स वही जगह है जो कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, जहाँ से फूड ने भी गुजरना है, एयर ने भी गुजरना है, ठीक है। दोनों चीज़ें थोड़ी देर के लिए इत्तेफाक से गुजर जाएंगी, फूड और एयर, लेकिन बाद में इनके रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, स्वेलिंग, अब स्वेलिंग के ना कुछ स्टेप्स हैं। ये इन्होंने अगरचे डायग्राम में दिए हुए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर क्वेश्चन आए ना बोर्ड में लिखने हैं, फिर ही आपको मार्क्स मिलेंगे। 3 स्टेप हैं स्वेलिंग के। अच्छा, स्वेलिंग में होता क्या है, खाना निगलने में 3 चीज़ों का रोल है, मैंने भी आपको बताया। एक टंग का रोल है, ज़ुबान ने क्या करना है, आपका वो जो खाने का बोलस है ना, इसको धक्का मार के पीछे बैक ऑफ माउथ पे भेज देना है। आपने जब खाना निकल रहे हो तो आपने नोट करना है कि आपकी ज़ुबान ही तो आपका जो खाने का नवाला है उसको पीछे की तरफ पुश कर रही होती है, ठीक है। पहली बात, स्वेलिंग में इसका रोल होता है। दूसरी बात वो कहता है कि ये अभी मैं आपको एक्टिविटी देती हूँ, आपने क्या करना है, आप अपनी अभी बेशक थूक निकलें, आप ना अभी थूक निकलें और अपनी गर्दन के ऊपर हाथ रखें। जब जैसे आप गर्दन के ऊपर हाथ रखेंगे ना, आप देखेंगे कोई चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, कोई चीज़ ऊपर की तरफ। कौन सी चीज़ जा रही है? वो चीज़ जो ऊपर की तरफ जाती है ना, वो आपका ट्रेकिया होता है, विंड पाइप होता है। विंड पाइप जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। जिस स्टूडेंट से देखें दोबारा में इसी से हमें समझ आएगी, ठीक है। ये मेरा नाक है, नाक के पीछे मेरी ओरल कैविटी है और मेरी नोज़ के पीछे नोज़ के पीछे मेरी नेज़ल कैविटी है और मेरे माउथ के पीछे, मेरा माउथ है, माउथ के पीछे ओरल कैविटी है। अब थोड़ी देर के लिए इन दोनों कैविटीज आपस में मिलेंगी, इसी चीज़ को तो हम फेरेंक्स कहते हैं ना। ये तो मेरा फेरेंक्स है, गला, ठीक है, जहाँ से जो कॉमन पैसेज है फूड और एयर का, जहाँ से फूड और एयर दोनों ने वक्ती तौर पर इकट्ठे गुजरना है। उसके बाद मेरे पास 2 रास्ते हो गए, मेरा ये विंड पाइप बन गया और मेरा फूड पाइप बन गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आगे वाला है इसको ट्रेकिया कहते हैं या इसको विंड पाइप कहते हैं और इसको फूड पाइप कहते हैं। अब होता क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग, जब आप खाना निगल रहे होते हैं ना, 3 काम होते हैं। एक तो आपकी टंग ने फूड को पीछे की तरफ पुश किया, टंग की बात खत्म होगी। दूसरा आपने क्या करना है, आपने गर्दन पे हाथ लगाया, कोई चीज़ ऊपर की तरफ गई है। ऊपर की तरफ क्या गया है, एक्चुअली जब मैं खाना निगल रही होती हूँ ना, तो ये मेरा ट्रेकिया है। इसको हम लेबल कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि ये हमारा ट्रेकिया, ये हम ट्रेकिया की बात कर रहे हैं, जो कि एक विंड पाइप है जिसमें से हवा ने गुजरना है, ठीक है। अच्छा, अभी जो ट्रेकिया होता है ना, ये ऐसे करके मान लो ये ट्रेकिया है, ठीक है, मान लो ऐसे करके ये फूड पाइप है और ये ट्रेकिया है, ठीक है। अब मैं ट्रेकिया की बात कर रही हूँ। ट्रेकिया पहले नीचे की तरफ है, ये थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे करके। जब मैं पहले ऐसे होता है, जैसे मैं खाना निकलती हूँ ऊपर की तरफ चला जाता है। ये जो ट्रेकिया है ना, इसकी जो ओपनिंग होती है ना, ये जगह खुली होती है ताकि हवा गुजर जाए। ये इसकी तो बंद है ना, ये वरना खुली होती है। इसकी ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं, ट्रेकिया की ओपनिंग को। इंपॉर्टेंट बात है, यही आपकी बुक में लिखा हुआ है, ग्लोटिस, ठीक है। अब ये जो ओपनिंग है ना, ठीक है, इसकी ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। अब मसला क्यों अब ये सारा प्रोसेस मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मसला ये है कि ये मेरा खाने का नवाला है, जो बोलस है, ठीक है। मेरा जो बोलस होता है ना, जब मेरा खाने का नवाला यहाँ पे आ रहा होता है ना, खाने के नवाले को 2 जगह नज़र आ रही हैं, एक ये और एक ऊपर। ये भी तो खाली जगह है ना, तो खाने का नवाला यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नाक में भी जा सकता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे पैलेट, सॉफ्ट पैलेट रखा हुआ है, ठीक है, जिसको तालू कहते हैं। एक ये वाला जो होता है सारा हार्ड पैलेट होता है, ये सॉफ्ट पैलेट होता है। सॉफ्ट पैलेट जो होगा नॉर्मली वो ऐसे खुला होता है, बंद नहीं है, खुला हुआ है। लेकिन जैसे मैं खाना खा रही हूँगी ना, मैं खाना निगलने लगूंगी, तो ये जो मेरा सॉफ्ट पैलेट है ना, नॉर्मली ऐसे मौजूद था, अभी ऐसे आके गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? ताकि मेरा खाना यहाँ से ओरल, ये नेज़ल कैविटी में ना चला जाए, नाक में ना चला जाए, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक हो गया। यही बात उन्होंने देखें साइड बॉक्स में लिखी हुई है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वेलरिंग, जो आपका पैलेट होता है, पैलेट क्या है, पैलेट ये भी समझ लें, पैलेट क्या है, ये आपकी ओरल कैविटी है सारी की सारी। ओरल कैविटी की एक छत है, एक फ्लोर है। जो ओरल कैविटी की रूफ होती है ना, वो इस पैलेट ने बनाई होती है, तालू ने बनाई होती है। आप एक्टिविटी करें, अभी अपनी ज़बान को ऊपर की तरफ लगाएं। जैसे आप ऊपर की तरफ लगाएंगे ना, तो एक सख्त सी चीज़ महसूस होगी आपको, वो पैलेट है, ठीक है। तो ये जो ओरल कैविटी है ना, ओरल कैविटी, उसकी जो रूफ है, छत है, वो पैलेट है, सही है। तो उसकी वो बात कर रहे हैं कि जो रूफ ऑफ ओरल कैविटी है, जिसको पैलेट कहते हैं, उसने अब वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। ये देखें, नॉर्मली वो ऐसे ही था, नॉर्मली ऊपर ऐसे नहीं था, खुली हुई है जगह। लेकिन जैसे मैंने खाना खाना है, इसने क्या करना है, ऊपर की तरफ मूव करना है ऐसे करके, ठीक है। ऐसे नॉर्मली ऐसे गिरा होता है, अब इसे ऊपर की तरफ मूव करना है, ऊपर की तरफ मूव करके इस रास्ते को बंद कर देना है। क्यों? ताकि खाना मेरे नाक में ना चला जाए, ठीक है। क्यों? टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ द नोजल कैविटी, ताकि जो नेज़ल कैविटी है, नाक में खाना ना चला जाए, उसकी ओपनिंग को क्लोज किया जाए, इस रास्ते को बंद किया जाए। ये प्रोसेस भी स्वेलिंग में होता है। तो जब आपने स्वेलिंग के स्टेप्स लिखने हैं ना, तो आपने ये लिखना है, आपने ये भी स्वेलिंग के स्टेप में लिखना है, साइड बॉक्स, ठीक है। और ये 2 बातें भी लिखनी है आपने।
पहले आप ये लिखेंगे, दूसरे नंबर पे आप ये लिखेंगे, तीसरे नंबर पे ये लिखेंगे, चौथे नंबर पे आप ये लिखेंगे। ठीक है, देखना आपका कितना खूबसूरत लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता। फुल मार्क्स आपको दिए बगैर एग्जामिनर रह ही नहीं सकेगा। वरना कुछ बच्चे होंगे वो इनको स्किप कर देंगे, वो कहेंगे इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रेकिया है ना, अच्छा इसको यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ये जो ट्रेकिया होती है ना, इसकी ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे अलहदा से बना लूँ ट्रेकिया को, ये ट्रेकिया, इसकी जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। अब मेरा मसला ये है कि मैंने बोलस ऑफ फूड को यहाँ पे जाने से रोका। अब जब वो यहाँ पे आएगा ना, तो उसको मज़ीद आगे 2 रास्ते नज़र आ रहे हैं मेरे खाने को। एक ये रास्ता नज़र आ रहा है, एक ये रास्ता नज़र आ रहा है। अब दोबारा मैंने ये रास्ता बंद करना है, क्यों? ताकि मेरा खाने का मतलब इधर ना चला जाए। तो इस रास्ते को बंद करने के लिए मैं क्या करूँगी, यही बात जो मैंने अभी आपको समझाई, ये मेरा ट्रेकिया है। ट्रेकिया के ग्लोटिस है, ओपनिंग है ना ट्रेकिया की। तो ये जब मैं खाना निगलती हूँ तो इस ट्रेकिया ने ऊपर की तरफ आना है। अब जब ऊपर की तरफ आएगा ना, तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ और होगी। वो क्या होगी, यहाँ पे अल्लाह ताला ने ना एक बहुत खूबसूरत छोटू सा ऐसे करके ना फ्लैप ऑफ कार्टिलेज रखा हुआ है। ठीक है, एक छोटू सा कार्टिलेज है, ऐसे करके फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, जो ढकना है ग्लोटिस का। उसने क्या करना है, जैसे ये मेरा ग्लोटिस था, ये मेरा ट्रेकिया था, जैसे ही मेरा ट्रेकिया ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो इसकी जो ओपनिंग है, इसके ऊपर वो ढकना आके गिर जाएगा और इसको बंद कर देगा। तो ये मेरा रास्ता बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जब मेरा ये भी देखें, मान लो ये ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और सपोज कर लें इसके ऊपर ढकना आके गिर गया है। जब ढकना आके गिर गया है, तो ये रास्ता भी बंद हो गया। अब खाने को सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आ रहा है, फूड पाइप का। तो अब खाने के लिए कोई चारा नहीं रह गया, अब खाने ने सिर्फ इस फूड पाइप में से ही गुजरना है, क्योंकि उसके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया। हमने सारे रास्ते उसके लिए बंद कर दिए हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं खाने के दौरान आप बातें ना करें, क्योंकि बातें नहीं, अब जब आप बातें कर रहे होते हैं ना, तो ये एपिग्लोटिस सही तरीके से, ये जो ट्रेकिया का ग्लोटिस है ना, इसके ऊपर नहीं गिरता। तो ये हो सकता है रास्ता खुला रह जाए। जब ये रास्ता खुला रह जाएगा, तो खाने को तो रास्ता मिल रहा है भाई, तो खाना इधर आएगा, इसके अंदर आके गिर जाएगा। तो जब इसमें आके गिर जाएगा, तो हवा फिर आगे नहीं जा सकेगी, हवा का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। फिर एकदम आपको खांसी आ रही होती है और हालत बुरी हो रही होती है। तो इससे बेहतर है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप खाना खाते वक्त बातें ना करें। मतलब इस्लाम के जो असूल है ना, वो सारे 100% आप देखते जाइएगा। इस्लाम कितना सच्चा दीन है, उसने हमें पहले से सब कुछ बता दिया है। हाँ, लॉजिक हमें आप समझ आइए, लेकिन बातें सारी बिल्कुल 100% एक्यूरेट हमें पहले बता दी गई हैं। ठीक हो गया। चलो हम देख लेते हैं जी स्टूडेंट। वही अभी जो मैंने भी आपको सारी कहानी समझाई, उसका मकसद ये था कि देखें स्वेलमिंग में क्या होता है, टॉप ऑफ ट्रेकिया मूव्स अप, ट्रेकिया ने ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, अब जब ट्रेकिया ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो फिर वो एपिग्लोटिस आके गिरेगा। एपिग्लोटिस का है, वही ढकना है। ठीक है, जिस ढकने ने नीचे आके गिरना है, ये वाला ढकना जो मैंने भी आपको बताया, ये खूबसूरत सा ढकना, ये जो एक यहाँ पे, ठीक है, इस ढकने ने इसकी जो ट्रेकिया की ओपनिंग थी, ट्रेकिया की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं, उसके ऊपर आके गिरना है और उसको बंद कर देना है। तो वही बात है कि एपिग्लोटिस ने आना है आके ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया को ही ग्लोटिस कहते हैं। आगे अभी आपको खुद ही बात वो करेगा। ठीक है, तो उसको उसने क्लोज कर देना है एपिग्लोटिस ने। तो ये इस तरह हमने ओरल कैविटी एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ना आता हो। इसमें से कोई एमसीक्यू आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, यही आ सकता है, इससे बाहर कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखें वही बात मैंने भी आपको बताई, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया को ग्लोटिस कहते हैं। ये देखें, ये ट्रेकिया है और ये उसकी ओपनिंग है जिसको ग्लोटिस कहते हैं। अब ये ओपनिंग के ऊपर एक ढकना आके गिर जाएगा, ये ओपनिंग है। ये इधर उन्होंने कोई ख़ास डायग्राम नहीं बनाई हुई, इसके ऊपर ये शायद ये वाला ढकना वो कह रहे हैं गिरा हुआ है, जिसको एपिग्लोटिस कह रहे हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फेरिंग्स और इसोफेगस को भी स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया करें, ये कमेंट सेक्शन ही हमारी मोटिवेशन होते हैं, यही मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, ताकि मैं अच्छे लेक्चर और प्रिपेयर करूँ आपके लिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।